हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 6 का मैथमेटिक्स है। इसके अंतर्गत हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 का नाम जो है वो है संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी करना। देखो, इससे पहले ही सेपरेट वीडियो में जो है हमने आपको संख्याओं को लिखना अंकों में, शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय में सिखाया था। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें और अपने आप को तैयार करें। आओ चलो अभ्यास शुरू करते हैं 1.1। देखिए, अभ्यास शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। और शुरू करने से पहले आप सभी का MP सैनी 1234 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान भरो। यानी कि यहाँ पे हमें खाली स्थान भरने हैं। जैसे ए दिया हुआ है 1,10,000। तो ये जितने भी खाली स्थान यहाँ पे दिए हुए हैं, 1,00,000 यानी कि इसमें 10,000 होते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 10। ऐसे ही 1,00,100,000 कितने होते हैं? 10,100,000 होते हैं इसके अंतर्गत भी। तो यहाँ पे आपका आ गया 10। और चलता है आपका सी पार्ट। देखो, सी पार्ट में दिया हुआ है 1 करोड़। इसमें दिया हुआ है कि 1 करोड़ और बराबर यहाँ पर खाली स्थान है 10,00,000। 10,00,000। तो 10,00,000 में यानी कि 1 करोड़ में 10,00,000 होते हैं। आप इसको ध्यान से करें, ध्यान से देखें। नंबर डी पार्ट दिया हुआ है 1 करोड़ और मिलियन, कितने मिलियन होते हैं? देखो, 1 करोड़ में कितने मिलियन है? खाली स्थान भरना है 10, यानी कि 10 मिलियन ही होते हैं। डी पार्ट दिया हुआ है DE। ई पार्ट में दिया हुआ है 1 मिलियन। एक मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन में भी 10,00,000 होते हैं। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में जो हमारे रिक्त स्थान भरे गए, जो फिल इन द ब्लैंक्स हुआ 10। सब में 10 आ गया, सब में 10 आ गया। 1,00,000 में 10,000 होते हैं। 1 मिलियन में 10,100,000 होते हैं। 1 करोड़ में 10,00,000 होते हैं। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन में 10,00,000 होते हैं। तो इसको जो है आप अच्छे से याद करें, अच्छे से तैयार करें। अब चलता है प्रश्न नंबर 2। देखो, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, हमें जो है संख्याओं को लिखना है। यानी कि संख्याओं को अंकों में लिखना है। जो संख्या दी हुई है, हमें इन संख्याओं को अंकों में लिखना है। देखिए, दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न में दिया हुआ है 73। इनको जो है हम अंकों में लिखना है और कोमा लगाना है। तो सबसे पहले आप इनको लिखिए 73,75,307। देखो, ये होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। और देखो, 73,00,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 73,00,000, 75,000, 307। देखो, 307 कोमा लग गया, 75,000 कोमा लग गया, 73,00,000। तो ये हो गया 73,00,000, 75,000, 307। ऐसे दिया हुआ है 9 करोड़
5 लाख। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया आपके पास 9 करोड़ और 5 लाख, यानी कि 10 होता है तो 0.5 हो गया 5 लाख और 41। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद ये लाख है, लाख, 10 लाख और हमारे पास देखो 41 है, तो अंत में तो हमारे पास कितनी जीरो आ गई, इकाई, दहाई, 41 हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3 जीरो आ गई और ये हो गया आपका 41। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़, 5 लाख, 41। तो ऐसे जो है हमें संख्याओं को अंकों में लिखना है। अब देखिए इसका सी पार्ट, अब देखिए इसका सी पार्ट 7। देखो सी पार्ट में लिखा हुआ है 7 करोड़, ये 7 करोड़ है, ये जो है प्यारे छात्रों ये 7 करोड़ है, 7 करोड़ 52,21,302। देखो 7 करोड़ 52,21,000 को में लगाते रहो 302, ठीक है 7 करोड़ 52,21,302। इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखो 302 हो गया, हजार, 10,000, 21,000 हो गया, लाख, 10 लाख, 52 लाख हो गया, उसके बाद करोड़ हो गया। अब देखिए डी में दिया हुआ है 58,423,000। अब ये अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में लिखा हुआ है 58 मिलियन, ये हो गया 58 मिलियन, यहाँ कोमा लगाओ 423,000 हो गया, यहाँ कोमा लगाओ 202 हो गया हो, तो ये हो गया 58,423,202। देखिए इसका ये पार्ट दिया हुआ है 23,30,010, 23 लाख कोमा लगा दो 30,000। अब अगर इकाई का अंक 10 है, यानी कि 10 है हमारे पास इकाई दाई में, लेकिन सैकड़े में नहीं है, वहाँ पर जीरो लगा दो तो ये 23,30,010। तो इस तरीके से जो है इन संख्याओं को हम अंकों में लिखते हैं। अब देखिए अब स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न नंबर 3। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, विराम चिन्ह लगाकर भारतीय पद्धति में लिखो। हमें जो है विराम चिन्ह लगाकर इन संख्याओं को भारतीय पद्धति में लिखना है। अब देखिए संख्या हमारे पास दी हुई है 8,7,5,9, 8,7,5,9, 5,7,6,2, ये संख्या हमारे पास दी हुई है। हमें पहले क्या करना है, इसको विराम चिन्ह लगाना है। देखो भारतीय पद्धति में लिखने के लिए संख्या यहाँ पर लिखते हैं हम 5762। अब भारतीय पद्धति में लिखने के लिए प्यारे छात्रों, प्यारे गाइस, आप सभी को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें जो है विराम चिन्हों का सही से प्रयोग करना है। और विराम चिन्हों का सही से प्रयोग करने के लिए हमें जो है भारतीय पद्धति में लिखने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए हमें ध्यान रखना है कि पहला विराम चिन्ह जो है हमें 3 अंकों के बाद लगाना है। ये ध्यान रखना है, चाहे भारतीय में लिखें चाहे अंतर्राष्ट्रीय में लिखें, हमें जो है पहला जो कोमा लगाना है वो लगाना है 3 अंकों के बाद। उसके बाद ध्यान रखना है अगर लिखना है भारतीय में तो सभी कोमे 2-2 के बाद लगाने हैं। देखो ये संख्या जो है, अब ये संख्या भारतीय में होगी, अब केवल इस संख्या को हमें भारतीय में लिखना है। लिखिए देखो भारतीय में, अब ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि ये संख्या बन गई आपके पास 8। अब जैसे जैसे आपने कोमा लगा रखा है वैसे वैसे लिखना है, ये बन गई 8 करोड़ 75 लाख
और 8,75,95,000। 95,000 762। 762। तो ऐसे जो है संख्या को हमें लिखना है भारतीय पद्धति में। पहले हमें विराम चिन्ह लगाना है, फिर संख्या को लिखना है। अब जैसे दूसरी संख्या दी हुई है हमारे पास बी, संख्या दी हुई है हमारे पास 85 46, 85 46 283। ये संख्या हमारे पास दी हुई है। अब देखिए संख्या दी हुई है हमारे पास। अब सबसे पहले जो है हम इस संख्या को कोमा लगाकर लिखते हैं। 85 46 283। देखो भारतीय पत्ती में कोमा जो है पहला 3 के बाद, फिर 2 के बाद लगता है। अब इस संख्या को हम लिखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा हो गया, हज़ार 10,000 हो गया, लाख 10,00,000 हो गया, यानी कि 85 लाख। ये संख्या हमारी बन गई 85 लाख। 46,000। दो सौ तिरासी। तो ये बन गई हमारी संख्या। तो ऐसे जो है संख्या को भारतीय पत्ती में लिखते हैं। और देखिए इसका सी पार्ट दिया हुआ है 9 9 9 0 0 0 4 6 ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको भारतीय में लिखने के लिए कोमे लगाते हैं। देखो ये नंबर हो गया हमारे पास। पहला कोमा 3 के बाद, दूसरा कोमा 2 के बाद, तीसरा कोमा 2 के बाद। अब देखो ये जो है ये भारतीय पत्ती में होगी। अब हमें को लिखना है इसको शब्दों में। ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10,00,000, करोड़, यानी कि 9 करोड़ हो गया। 9 करोड़ और 99 लाख। 9 करोड़ 99 लाख। देखो हज़ार पे कुछ नहीं है, 10,000 पे, सैकड़े पे कुछ नहीं है, सीधा 46 हो गया। 46। तो कोमे लगा कर देखो भारतीय पत्ती में लिखना बिल्कुल आसान हो गया। 9 करोड़ 99 लाख और 46। अब इसका डी पार्ट चलता है। डी पार्ट दिया हुआ है आपके पास 98 43 27 01। अब देखो भारतीय पत्ती में लिखने के लिए पहले कोमे लगाओ 98 43 27 01। कोमे लगते हैं वही हमारे 3 के बाद। पहला कोमा ये लग गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया। अब देखो इसको इकाई दाई करो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10,00,000, करोड़। तो यह संख्या बन गई हमारी 9 करोड़ 9 करोड़ 84 लाख 84 लाख और 32,000 32,000 701।
तो ये हो गया हमारे पास संख्या होगी 9,84,32,701। तो इस तरीके से इन संख्याओं को लिखते हैं भारतीय पद्धति में। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में जो है हमें इन सभी संख्याओं को, यानी कि जो संख्या हमारे पास दी हुई होंगी उनको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। और कोमे का प्रयोग भी करना है, कोमा यानी कि विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, कोमा लगाना है। कोमा लगाकर जो है हमको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। विराम चिन्ह लगाकर कोमा भी बोलते हैं इसको। अब जैसे इसका जो है ए पार्ट आपके पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 78, 92, 10, 92, 78, 92, 10, 92। तो ये आपके पास दिया हुआ है। अब इसको जो है हमें लिखना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। देखो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए हमें ध्यान रखना है विराम चिन्ह का, कोमे का। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए सबसे पहले तुरंत कोमा लगा लेते हैं। 78, 92, 10, 92। देखो पद्धति चाहे आपकी अंतर्राष्ट्रीय हो और चाहे आपकी भारतीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, दोनों पद्धति में सबसे पहला कोमा जो है वो 3 के बाद ही लगना है। उसके बाद भारतीय अगर है तो 2-2 के बाद लगा दो, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम में हमें लिखना है तो हमें 3-3 के बाद कोमे लगाने हैं। ये 3 के बाद आगे 3 अंक नहीं है। तो प्यारे गाइस, आपको और डिटेल में समझने के लिए इसकी जो है हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी। आप उसको देखें, कक्षा 6 के मैथ में आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं आप उससे और ज़्यादा सीखें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अब देखिए इसको लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन हमें लिखना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा जाता है मिलियन में। अब देखो ये संख्या जो हमारे पास होगी होगी 78 मिलियन। ये हो गया 78 मिलियन। 78 मिलियन 921,000 921। अठहत्तर मिलियन 921,000 और 92। देखो ये नंबर हो गया आपके पास अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए हमें जो है इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो है कोमे और विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। जब कहाँ कोमा लगना है, कोमे को विराम चिन्ह भी बोलते हैं। अब इसका बी पार्ट दिया हुआ है आपके पास। देखो बी पार्ट दिया हुआ है आपके पास 74, 52, 283। ये आपका बी पार्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको कोमे लगा कर लिखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए कोमे हमें पहला कोमा तो सब में 3 के बाद लगाना है। उसके बाद कोमा भी अंतर्राष्ट्रीय में लिखने के लिए सभी कोमे 3-3 के बाद ही लगने हैं। बस यही ध्यान रखना है। भारतीय में पहला 3 के बाद, बाकी सब 2-2 के बाद लगने हैं। अब देखिए इस संख्या को लिखते हैं। ये हो गया आपके पास 7 मिलियन।
7,452,000 452,000, क्योंकि 1000 पे है, 1000 पे है ये। 283। तो ये हो गया आपके पास शब्दों में। अब देखिए इसका सी पार्ट दिया हुआ है 99, 999, 851, 02। सबसे पहले तो जो हम इसको इसमें लगाते हैं कॉमे, विराम चिन्ह देखो, संख्या लिखते हैं 99, 999, 85, 102। तो अंतर्राष्ट्रीय में लिखने के लिए सभी प्रकार के कॉमे जो है, पहला कॉमा तो 3 के बाद हो गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय में सब कॉमे 3-3 के बाद ही हैं। अब देखिए ये नंबर हो गया हमारे पास। तो इसमें ये जो आपके पास है ये इकाई का हो गया, ये दहाई का हो गया 1000 में, ये सैकड़े में हो गया, लेकिन इसमें जो है ये मिलियन में चलता है। ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा 1 यूनिट होगी, 1000, 10,000, लाख, ये 1000 भी 1 यूनिट होगी 1000 की, और ये यूनिट मिलियन की 1 यूनिट होगी। इनके 3-3 की यूनिट इसमें बनती है। अब देखिए ये हो गया 99 मिलियन। निन्यानवे मिलियन 985,000। 99,985,102। तो ये हो गया आपके पास अंतर्राष्ट्रीय के इंटरनेशनल सिस्टम में। अब चलता है आपके पास डी पार्ट। डी में दिया हुआ है 48, 0, 49, 831। देखो ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसमें कॉमे लगाते हैं। कॉमे वही है इंटरनेशनल में, सभी 3-3 के बाद। एक कॉमा आपका ये लग गया, दूसरा कॉमा ये लग गया, तो इसमें संख्या बनी आपकी क्या, 48 मिलियन। ये नंबर आपका बन गया 48। 48 मिलियन 49,000, 49,000। उनचास हजार 831। 831। तो इस तरीके से जो है हम इन नंबरों को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में लिखा हमने भारतीय पद्धति में, इसे लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो इस तरीके से जो है ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट 1.2 शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज शुरू होती है हमारी 1.2। ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज शुरू होती है। देखो इसके अंतर्गत जो है पहला सवाल दिया हुआ है, प्रश्न पूरा दिया हुआ है आपकी बुक में।
लेकिन हमें छोटे रूप में लिखा है। किसी स्कूल में एक पुस्तक प्रदर्शनी हुई, उसमें जो है खिड़की पर जो बेचे गए टिकटों की संख्या है पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन। खिड़की पर जो टिकटों की संख्या दी हुई है ये आपके सामने दी हुई है 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। अब हमें जो है प्रत्येक दिन के इन 4 के 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बतानी है। तो देखो, प्रथम दिन, बेचे गए टिकट बराबर 1094। ऐसी दूसरे दिन, यानी कि 4 के 4 दिन बेचे गए, तो हमें कुल बताने हैं कितने बेचे गए टिकट बराबर 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकट बराबर 2050। और चौथे दिन बेचे गए टिकट 2751। तो इस तरीके से जो है ये चारों दिन बेचे गए टिकटों की संख्या दी हुई है। हमें बताने हैं कुल टिकट कितने बेचे गए। देखो, कुल टिकट बेचे जाने के लिए हम इन सबको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो कुल टिकट की संख्या निकालने के लिए इन सबको आप प्लस कर दीजिए, तो ये सब जो है प्लस हो जाएंगे, तो कुल टिकटों की संख्या हमारी निकल जाएगी। देखो, प्लस करो, 4 और 2 6, और 1 ये हो गया 7, 5 और 5 10, और 1 11, 11 और 9 20 की 0 ऐसे लगे 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17 ऐसे लगे 1, 2 और 1 ऐसे 3, और 2 5, और 1 6, और 1 7। तो 7707 टिकट जो है 4 के 4 दिन में बेचे गए। देखिए, दिया हुआ है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। शेखर टेस्ट मैच में अब तक, यानी कि कुल टेस्ट मैच जो हुए उसमें शेखर जो है एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है जो अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन बनाना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। यानी कि 10,000 रन पूरे बनाने के लिए उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। देखो, रनों की आवश्यकता प्राप्त करने के लिए यानी कि हमें क्या करना है, घटाने हैं। अब तक कितने रन बनाए, अब तक बनाए, अब तक बनाए उसने 6980, और पूरे करना है, पूरा करना चाहता है कितने, पूरे करने चाहता है 10,000। तो कितने रनों की आवश्यकता है, यानी कि उसे कितने रन चाहिए। आवश्यक रन कितने रन चाहिए, तो 10,000 में से 6980 आप घटा दीजिए। तो इसको घटाते हैं तो ये बचता हमारे पास 0, 10 में से 8 गया 2, 9, 9 में से 9 गया 0, ये 9 में से 6 गया 3। यानी कि उसे और 10,000 रन पूरे बनाने के लिए 3020 और रनों की आवश्यकता है। यदि वो 3020 रन और बना दे तो उसके जो है 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3।
अब प्रश्न नंबर 3 में जो है आप ध्यान से प्रश्न को समझिए। चुनाव हुआ, चुनाव में जो है दो प्रतिद्वंदी सामने खड़े हुए, एक सफल हुआ और दूसरे ने जो है जो उसका प्रतिद्वंदी था उन्होंने कुछ मत प्राप्त करे। देखो जो सफल प्रत्याशी था, सफल प्रत्याशी ने जो है 5,77,500 मत प्राप्त किए और जो उसका प्रतिद्वंदी यानी कि जो उसके सामने उसकी टक्कर में खड़ा था उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो हमें बताना है कि जो जीतने वाला है, जो प्रत्याशी चुनाव जीतने वाला है यानी कि जो जीता वो कितने अधिक मतों से जीता, ये हमें बताना है। अब देखिए सफल प्रत्याशी को प्राप्त हुए 5,77,500। ये जो मत है ये सफल प्रत्याशी को मिले और उसके प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत बराबर ये 3,48,700। तो ये प्रतिद्वंदी को मिले और सफल प्रत्याशी को ये मत मिले। तो हमें बताना है कि वो चुनाव कितने से जीता। तो इसमें क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कि चुनाव जीता तो कितने मत प्राप्त किए इसको घटा देते हैं। देखो 0 0 डालेंगे 15 में तो 7 गया 8, यहाँ बच गया 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया 2। तो ये हो गया आपके पास 2,28,800। यानी कि जो सफल प्रत्याशी है वो जो है 2,28,800 मत से जीत गया। तो कैसे निकालना हमने, आप ध्यान से समझिए। इसमें जो है हमने जिसने सफल प्रत्याशी को वोट मिले उसमें से जितने प्रतिद्वंदी उसके जो सामने खड़ा उसे वोट मिले वो उसमें से घटा दिया। तो कितने बचे, 2,28,800। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। देखिए शुरू होता है हमारा प्रश्न नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर ने जो है जून के अलग अलग सप्ताह में कितने रुपए की पुस्तकें बेची हो यहाँ पर दिया हुआ है। प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची। दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये की किताबें बेची। तो हमें बताना है कुल बिक्री कितनी हुई, यानी कि दोनों सप्ताह में कुल बिक्री कितनी हुई। देखो प्रथम सप्ताह में तो कुल का मतलब होता है जोड़ना, प्रथम सप्ताह में बिक्री कितने रुपए की हुई, 2,85,891 रुपये की हुई प्रथम सप्ताह में। और दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई 4,768 रुपये की। तो हमें बताना है कि कुल बिक्री कितनी हुई। तो ये आगे कुल बिक्री, कुल बिक्री निकालने के लिए हमें क्या करना है,
इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो कुल बिक्री कितने की हुई? देखो, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 8 और 7 15 और 1 16, 1 80 लग गया। 5 और 1 6, 8 का 8, 4 और 2 6, यानी कि 6,86,659 रुपये की बिक्री जो है वो कुल दोनों सप्ताह में हुई। अब इसने कहा कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो अधिक बिक्री जो है हमें ये बताना है कि कौन से सप्ताह में हुई, प्रथम सप्ताह में हुई या दूसरे सप्ताह में हुई। देखो संख्या चेक कर लो आप कि कौन सी संख्या ज़्यादा है। तो संख्या जो है हमारी दूसरे सप्ताह की ज़्यादा है, तो अधिक बिक्री जो हुई वो हुई दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में जो है उसकी अधिक बिक्री हुई। अब हमें निकालना है कि अधिक तो हुई, परंतु साथ साथ ये भी बताना है कि कितनी अधिक हुई। अब कितनी अधिक ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है? घटाना है। देखो अधिक यानी कि अंतर कितना हुआ, अधिक कितनी बिक्री हुई। तो दूसरे सप्ताह की हमारी 4,67,68,000, इसमें से माइनस कर दीजिए प्रथम सप्ताह की 2,85,891 को। घटाइए, घटाने के बाद में निकल जाएगी आपकी दूसरे सप्ताह की बिक्री। अब देखिए क्या बचता है। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 डालेंगे 16 में से 9 गया 7, ये बच गया 6, 16 में से 8 गया 8, 9 में तो 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 3 बच गया, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1,14,877 रुपये की जो है अधिक बिक्री हुई दूसरे सप्ताह में। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। अब देखिए चलता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपके पास दिया हुआ है अंक, यानी कि हमारे पास ये कुछ अंक दिए हुए हैं 6, 2, 7, 4 और 3, ये 5 अंक दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाकर हमने उन संख्याओं का अंतर यानी कि उनका डिफरेंस ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के लिए हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। अब देखिए जितने भी अंक यहाँ पर दिए हुए हैं, हमने इन सभी अंकों में प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए पहले बनाते हैं हम सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी, आप जो है सबसे बड़ा अंक शुरू में लिखिए। सबसे बड़ा अंक हमारा 6, उससे छोटा है नहीं, सबसे बड़ा है 7, सॉरी 7, उससे छोटा 6, फिर 4, 3, 2, तो यह होगी हमारे पास 76,432, ये हमारी बड़ी संख्या होगी। अब बनाते हैं सबसे छोटी। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या है, इसका उल्टा करना है। आप इधर से शुरू करिए, 2, 3, 4, 6, 7, ये हो गया 23,467, ये संख्या होगी छोटी। अब ध्यान रखना कि हमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या अपनी तरफ से नहीं लिखनी, हमें जो है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जो है, जो अंक हमारे पास दिए हुए हैं, केवल हमें इन्हीं अंकों से बनानी है। अब इन्हीं अंकों से बनाने के लिए ये हमारे पास नंबर हो गए। अब हमें निकालना है इनका अंतर।
इन संख्याओं का डिफरेंस, यानी कि कितना इन संख्याओं में अंतर है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस करिए, देखो घटाते हैं। इधर से दाहिनी 12 में से 7 गया 5, यहाँ 2 बच गया, दाएं लेंगे 12 में से 6 गया 6, यहाँ 3 बच गया, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बच गया 5, 5 में 3 गया 2, 7 में 2 गया 5, तो ये हो गया 52,965। तो 52,965 जो है वो इन दोनों संख्याओं का अंतर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 6 ये स्टार्ट होता है हमारा। प्रश्न दिया हुआ है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पैंच बनाती है। देखो एक दिन में हमें बताना है जनवरी 2006 में कितने पैंच उस मशीन ने बनाए। तो जनवरी 2006 का डाटा हमें निकालना है। देखो एक दिन का हमारे पास दिया हुआ है, एक दिन में बनाए। एक दिन में कितने बनाए, 2,825। अब उसने कहा जनवरी 2006 में बनाए। अब देखिए आपको जो है यहीं पे समझना है। अब जनवरी की जगह वो फरवरी भी दे सके, मार्च भी दे सके, अप्रैल भी दे सके, मई भी दे सके, यानी कि कोई सा भी महीना दे सकता है। लेकिन आपने समझना है उस महीने का नाम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी प्रकार के महीनों को याद कर लीजिए, उनके नाम याद करिए और याद करिए कि प्रत्येक महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो यही इस प्रश्न का सबसे बड़ा लॉजिक है कि जनवरी नाम दिया हुआ है, हमें पता करना है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। देखो जनवरी में जो है हमेशा कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 दिन, अगर मान लो यहाँ मार्च होता तब भी 31 है, अप्रैल अगर होता तो 30 दिन है। तो हमें जो है ऐसे प्रश्नों को हल करते टाइम ये पहचानना है कि महीना कौन सा दिया हुआ है। अब इसमें मंथ जो है वो जनवरी है, तब जनवरी मंथ है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो इसको जो है हम 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। अब देखो 31 से गुणा करो, 5, 2, 8, 2, क्योंकि 1 से गुणा करके सेम टू सेम आ गया। अब 3 से करते हैं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अट्ठे 24, 2, 3 दूनी 6, 2 8। अब इसको जोड़ लीजिए, 5, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 4 2 6 और 1 7, 8 का 8। तो इसमें आया कितने, 87,575 पैंच जो है वो जनवरी के महीने में बनाती है। तो आपको जो है महीने का ध्यान रखना है, जिस महीने का भी नाम होगा उसी महीने के दिनों की संख्या से हम एक दिन की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने क्या काम किया, 40 रेडियो का ऑर्डर दे दिया कि भाई 40 रेडियो खरीदो। एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। तो 40 रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितनी राशि शेष बची, हमें ये बताना है। अब देखिए कुल राशि कितनी थी उसके पास, कुल राशि उसके पास थी 78,592 रुपये। ये राशि उसके पास कुल थी 78,592 रुपये। अब उसने जो है 40 रेडियो खरीद, एक रेडियो का मूल्य है, एक रेडियो
का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य जो है वो है 1200 रुपये। तो 40 रेडियो का मूल्य निकाल लो पहले कितना बैठेगा। 40 गुणा 1200, ये बैठ गया 12 चौक 48,000। 48,000 रुपये बैठ गए आपके पास 40 रेडियो का मूल्य। अब ये जो है हमारे उसके पास कितनी राशि शेष बची हमें निकालना है, शेष राशि, यानी कि कितनी राशि उसके पास शेष बची। तो कुल राशि में से जो है जितना उसे खर्च किया वो सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि उसको घटा दो। तो खर्च किया उसने 78,000, यानी कि कुल राशि थी 78,592 तो उसके पास थी, और खर्च किया उसने 48,000, यानी कि 48,000 की जो है उसने रेडियो खरीदी। तो कितना शेष बचा वो आप यहाँ पे घटा दीजिए। देखो 2 का 2, 9 का 9, 5 का 5। अब यहाँ दाई लाएंगे, देखो 8, वैसे 8 में 8 गया 0, 7 में 4 गया 3, तो 30,592 रुपये जो है उसके पास शेष राशि बची। इनके शेष धन जो है वो 30,592 रुपये बचा। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा दिया हुआ है 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है एक विद्यार्थी ने 7,236 संख्या को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। तो हमें जो है उसका सही उत्तर बताना है कि भाई सही उत्तर क्या था। देखो गलती तो होगी, 56 से मल्टीप्लाई करनी थी लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दी कैसे, 65 से, यानी कि 56 के बजाय 65 से गुणा कर दिया। तो सही उत्तर बताना है। देखो सही उत्तर बताने के लिए वैसे तो प्रक्रिया बहुत लंबी है इसकी, लेकिन हमें बताना है बहुत छोटा ताकि आपको आसान लगे। अब देखिए संख्या दी हुई है हमारे पास 7,236, ये संख्या हमारे पास दी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है बताना है कि वो संख्या क्या थी, यानी कि सही उत्तर क्या था। अब देखो सही उत्तर देखने के लिए हमें क्या करना है, उसने जो गुणा करी 56 के स्थान पर 65 से, इससे गुणा करी तो अंतर कितना हो गया, पहले ये बस यही चेक कर लो। अंतर कितना हो गया, 65 माइनस 56, घटा दो। देखो 65 में 56 जाकर बच गया आपके पास 9, अर्थात 9 का अंतर हुआ। तो अब निकाल दो सही उत्तर। देखो कितना आसान हो गया, हमें बताना है सही उत्तर। तो संख्या की जो है 7,236 की जो है वो 9 से गुणा कर दीजिए तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं। 9 छिक्की 54, 5, 9 या 27 और 5 32, 80 लगे 3, 9 दिन 18 और 3 21, 80 लगे 2, 9 से 63 और 2 65, यानी कि 65,124 जो है वो सही संख्या थी, सही उत्तर था। देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर हमारा 9। अब प्रश्न नंबर 9 हमारा स्टार्ट होता है एक कमीज के लिए, यानी कि एक कमीज के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। किसी ने अपना कोई कमीज सिलवाना होगा तो भैया कमीज का ही प्रश्न दे दिया। एक कमीज के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है, तो 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीज बनेगी और कितना कपड़ा शेष बचेगा।
देखो ये 2 मीटर 15 सेमी है और ये 40 मीटर पूरा है। तो एक कमीज के लिए राशि समान कर लेते हैं। एक कमीज के लिए है 2 मीटर और 15 सेमी। देखो 1 मीटर में 100 सेमी हो, तो 2 मीटर 15 सेमी में कितने हो गए? 215 सेमी हो गया यो। अब कुल कपड़ा कितना है आपके पास? कुल कपड़ा जो है आपके पास वो है 40 मीटर। 40 मीटर, देखो 1 मीटर में जो है 100 सेमी होते हैं। अब वो हमारा पड़ा सेमी है तो इसके भी सेमी बना लो। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4000 सेमी। अब देखो कितना कपड़ा लग गया, यानी कि कितना कपड़ा हमारी इस कपड़े में से कितनी कमीज हमारी बनी। तो अब इसको भाग करते हैं। 4000 को 215 से भाग कर लो तो एक बार पता चल गया 215। घटा दो, देखो 10 में तो 5 गया, 5, 9 में से 1 गया, 8, 3 में से 2 गया, 1, 0। अब इसका पार्ट चलता है इसमें कितना? 8 बार चल जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, देखो 8 बार चला दो। 8 पंजे 40, 4 8 के 8 4 12, 8 दूनी 16 1 17। घटा दो, 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में 7 गया 1। देखो कितनी कमीज बनी? 18 तो बनी हमारी कमीज, यानी कि 40 मीटर कपड़े में से 18 तो बन गई कमीज। और भाई 130 सेमी, 130 सेमी को लिखते हैं हम 1 मीटर और 30 सेमी जो है ये कपड़ा आपका शेष बचा। तो ऐसे जो है हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अब चलता है प्रश्न नंबर 10। दवाई के बक्से, कुछ एक वैन के द्वारा जो है हमें कुछ दवाई के बक्से पहुँचाने हैं। ये प्रश्न में आपके दिया हुआ है कि दवाई के डब्बों से भरा जाना है बक्से को। एक बक्से का भार जो है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। जब वैन में इनको रखा जाएगा तो एक वैन जो है 800 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं ले जा सकती। तो हमें बताना है कि हम उसमें कितने बक्से रखें, कि कितने बक्से ला दें। अब देखो दिया हुआ है क्या? एक बक्से का भार, ये दिया हुआ आपके पास 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। और देखो ये अलग अलग राशि है, एक जैसी कर लेते हैं। 4 किलोग्राम के ग्राम हो जाते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 किलोग्राम के हो गए 4000 और प्लस ये हो गया 500, तो 4500 ग्राम आपका कुल वजन हो गया एक बक्से का। अब वो 800 किलोग्राम ले जा सकता, यानी कि कुल वजन जो है वो ले जा सकती है वैन। कुल वजन या ये भार जो ले जा सकती है वो है 800 किलोग्राम। अब 800 किलोग्राम की 1000 से गुणा करके ये हो गया, इतने ग्राम हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इनके 8 लाख ग्राम हो गया। इतने ग्राम वजन वो ले जा सकती है। हमें निकालना है बक्सों की संख्या। बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या कितनी होगी ये हमें इसमें ज्ञात करना है। अब देखिए बक्सों की संख्या ज्ञात करने के लिए भाग कर लो। पहले बटे में लिख लेते हैं।
इसको भाग करना है 4500। अब देखो भाग कर दे इसको, क्योंकि बक्सों की संख्या निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो 5 से काट लो, 5 कन 5, 5 छंग 30, 0 0 और बटे 5 9 45। अब इसे भाग कर लीजिए, 1600 को भाग कर लीजिए 9 से। देखो 9 एकन 9, 16 में से 9 गया 7, 0 9 सत्ते 63, फिर बच गया 7 0 9 सत्ते 63। अब देख ले कहीं लग भाग दे लो तो ये 7 ही बचता रहेगा, तो छोड़ दो। इसलिए बक्सों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, बक्सों की संख्या निकल गई 177। पॉइंट में नहीं चला सकते क्योंकि बक्सा भाई पूरा ही होगा, ये तो 177 होंगे या फिर 178 होंगे या फिर 176 होंगे, लेकिन उनकी संख्या पूरी होगी। वे पॉइंट में नहीं आ सकते, इसलिए बक्सों की संख्या कितनी होगी, 177 हो गया। अब देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में हमारे पास दिया हुआ है एक स्कूल, यानी कि एक विद्यार्थी जो स्कूल में जाता है, उस विद्यार्थी के स्कूल और घर के बीच की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो एक दिन में वो 2 चक्कर लगाता है, यानी कि एक दिन में जो है 2 बार वो दूरी तय करता है। तो हमें बताना है कि 6 दिन में कुल दूरी कितनी तय करेगा वो। तो 6 दिन का औसत हमें निकालना है। अब देखिए एक दिन का, यानी कि दूरी जो है स्कूल व घर के बीच दूरी जो दी हुई है वह दी हुई है 1 किलोमीटर, यानी कि 1875 मीटर हो गया। भाई 1 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और 875 और जोड़ दो, तो वह दूरी आ गई 1875 मीटर। ये दूरी तय करता है, यानी कि दूरी है घर से स्कूल के बीच की दूरी। अब एक दिन में 2 बार, 6 दिन में चली दूरी, देखो 6 दिन में चली दूरी बराबर कितनी होगी, 1875 और गुणा करते हैं 6। अब हमें ध्यान रखना है क्या कि वो एक दिन में जो है 2 चक्कर लगा रहा, तो भैया 2 चक्कर से ही इसमें और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एक दिन में 2 चक्कर लगा रहा, तो 6 दिन में कितने चक्कर लगा रहा उसकी ये गुणा आ जाएगी। तो ये आ गया आपके पास, पहले 6 से कर लीजिए, 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 6 48 और 4 52, 5 6 कन 6 और 5 11 और फिर कर लीजिए गुना 2 से। तो ये आ गया हमारे पास 0 0 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकन 2 2 एकन 2, यानी कि 22,500 मीटर की दूरी जो है उसने 6 दिन में तय करी। अब इस दूरी को आप किलोमीटर में बदल सकते हैं। देखो 22 1000 से भाग करेंगे तो ये आ गया आपके पास 22 किलोमीटर और 500 मीटर हम इस दूरी को लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। ये कितना हो गया, 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये चलता है हमारा प्रश्न नंबर 12। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। देखो ध्यान से समझो कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता, धारिता कहते हैं आयतन को, यानी कि जो दूसरा बर्तन है उसका जो आयतन है, उसकी जो धारिता है वो 25 मिलीलीटर है।
तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो इसमें जो है हमें भरे गए गिलासों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए कितने गिलास भरे जा सकते हैं। अब बर्तन में जो दही है, दही की मात्रा वो है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। अब देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो, तो ये जो है कुल मिलाकर ये आ गया 4500, ये मिली बन गया, मिलीलीटर ही बन गया। ठीक, एक गिलास की धारिता एक गिलास में दही की मात्रा कितनी है, 25 मिली है। एक गिलास में दही की मात्रा जो है वो दिया हुआ है 25 मिली। हमें बताना है कि कितने गिलास भरे जा सकते हैं, जबकि दही की मात्रा है 4500, तो गिलासों की संख्या में निकालनी है। गिलासों की संख्या तो क्या करेंगे, 4500 को जो है 25 से भाग दे लीजिए, तो इसमें जो है हमारे पास गिलासों की संख्या निकल जाएगी। करो भाग, देखो 25 इकान ये हो गया 25, जीरो 4 में 2 हो गया 2, जीरो 25 का पारा पढ़ते हैं, 25 अट्ठे ये आ गया 200, बच गई जीरो, इसमें टेबल नहीं चलती तो न चलने की जीरो। तो इस प्रकार से जो है कितने गिलास आ गए, 180 गिलास आ गई, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, यहीं से आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न नंबर 1, हमें जो है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, निम्नलिखित का आकलन करना है, यानी कि आकलन विधि से हमें इनको जोड़ना है। यानी कि इनका हमें एस्टिमेट करना है। अब जैसे ये दिया हुआ है आपके पास ए पार्ट, पहले का ए पार्ट दिया हुआ है 730 प्लस 998। अब देखिए हमें फिलहाल इसमें हमारे पास कोई ये तो लिखा हुआ नहीं है कि भाई दहाई के अंक का करना, 3 अंकों का करना, 2 अंकों का करना है। तो एस्टिमेट करने के लिए, आकलन करने के लिए प्यारे गाइस, प्यारे छात्रों, आपको जो है हमारी इसकी 1.3 की दूसरी एक वीडियो है, उसमें जो है हमने पूरे फार्मूलों के साथ डिटेल में उदाहरण दे करके अलग से समझाया हुआ है। यहाँ पर हम केवल आपको एक्सरसाइज में समझाते हैं, एस्टिमेट करना है। अब देखिए एस्टिमेट करने के लिए हमें आकलन करना है, यानी कि सोचना है, बस सोचना है। हमें सोचना है आधे से अधिक या आधे से कम। अब देखो किसी भी संख्या हमारे पास होगी, संख्या का आधा जो होता है वो 1/2 होता है, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 यानी कि 5 5 क्या क्या जीरो लगा लो, 0.5 जीरो जीरो हो गया, 0.5 हो गया, यानी कि आधा हो गया यो। तो हमें जो है आधे पर विचार करना है। आकलन करने के लिए देखो जैसे 730 दिया हुआ है, इसके आधे पर विचार करना है, हमें केवल इन 2 अंकों के आधे पर विचार करना है। 30 जो है वो आधी संख्या जो है वो होती है 0.50।
तो हमें इसके सापेक्ष देखना है। क्या देखना है कि 30 जो है 0.50 से यानी कि 5 जीरो से जो है बड़ा है या छोटा है। अब देखिए 30 जो है 50 की अपेक्षा लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। 50 की अपेक्षा 30 जो है आपका, देखो 50 की अपेक्षा 30 आपका छोटा है। जब ये 30 छोटा है तो ये आपकी संख्या जो है पूरी 700 ही लिखी जाएगी। अगर ये संख्या बड़ी होगी तो फिर हम इस संख्या में 1 जोड़ देंगे। बस ये है, आपको ध्यान रखना है। आकलन में जो है, व्यापक नियम में जो है यही काम करते हैं, एस्टिमेट ऐसे ही करते हैं। जीरो की संख्या को लेकर के एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आधे तक पहुंचते हैं, आधे का से तुलना करते हैं। जैसे 998 है। अब देखिए 998 जो 98 दो अंक हैं, ये दो अंक 50 से बड़े हैं, आधे से अधिक हैं। जब ये आधे से अधिक हैं, बड़े हैं, तो इस 9 का आपको हो जाएगा 10, यानी कि ये हो गया संख्या आपकी 1000। अब इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर जो है वो हो गया 1700। तो 1700 जो है हमारा आंसर हो गया। अब देखिए चलता है हमारे पास बी। अब बी लिखते हैं। बी का एस्टिमेट हम करना है हमें 796 और -314। देखिए हमको इसको घटाना है, लेकिन व्यापक नियम में एस्टिमेट करना है, आकलन करना है, तब इसको घटाना है। अब देखो इसमें संख्या जो है 796 दो अंकों तक चेक करिए। अब ये 50 से बड़ी है। जब ये 50 से बड़ी है तो इस साथ में आप 8 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपके पास 800। अब यहाँ लीजिए, इसको घटाना है। अब देखो 314 जो बाद की संख्या है 214, ये नंबर जो है ये 50 से कम है, यानी कि आधे से कम है। बस यही पहचान रखनी है। जब ये आधे से कम है तो फिर ये संख्या आपकी 3 और इसके सामने 0 जो के तो लिखा जाएगा। अगर ये ज़्यादा होती तो फिर 3 में 1 जोड़ते। जैसे यहाँ 96 जो है वो 50 से बड़ा है, इसलिए साथ में 1 जोड़ दिया, ये हो गया 800। और इसमें से घटाना है हमें 300, तो हमारा आंसर जो है वो बच जाना है 500। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इससे नेक्स्ट देखिए, अब चलता है सी पार्ट। सी पार्ट में दिया हुआ है 12,904 और इसमें हमें जोड़ना है 2,888। अब देखो इस संख्या को इसमें हमें जोड़ना है, एस्टिमेट करना है, आकलन विधि से करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका आकलन करते हैं। देखो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जिसमें सैकड़े तक अंक है 2 अंकों का आकलन कर लो। इसमें 1000 तक है तो 3 अंकों का आकलन कर लो, इन 3 का। देखो 3 अंकों का जब आकलन करेंगे तो हमें देखना है 500। अब ये 904 जो है ये 500 से बड़ा है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 12 में 1 जोड़ लिए 13,000। अब यहाँ से जो है देखो 888 जो है ये भी 500 से बड़ा है, तो इसमें भी आप 1 जोड़ लीजिए, ये हो गया 3,000। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, तो जोड़ने के बाद में ये आ गया आपके पास 0 0 3 और 3 6 16,000। तो ऐसे जो है हमें इस संख्या का एस्टिमेट करना है। अब देखिए नंबर डी। डी पार्ट में दिया हुआ है 28,292। इसमें से घटाना है 21,496। अब देखो इसमें से घटानी है संख्या। अब यहाँ से आप चेक करिए, ये चेक करिए, देखो इसमें जो है आपके पास 292, यहाँ 496 को चेक करिए। अब 292 जो है वो 500 से कम है, 496 जो है वो भी 500 से कम है, ये दोनों के दोनों 500 से कम है। जब 500 से कम है तो हमें जोड़ना नहीं है, हमें केवल 0 लगानी है। तो आकलन किया आपका, तो ये आकलन करने के बाद संख्या आ गई आपके पास 28,000
और माइनस करनी है। ये संख्या आ गई आपके पास 21,000। अब जो है इस संख्या का हमें आकलन करना है। आकलन करने के बाद इसको घटा दो, 0 0 0, ये बच गया 7,000। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है हमें संख्याओं का आकलन करना है। यही व्यापक नियम कहलाता है, जिसकी सहायता से हम इन संख्याओं का आकलन करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं। हमें आधे तक सोचना है कि 50 तक जो है संख्या 50 से बड़ी है या 50 से छोटी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये चलता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का हमें निकालना है, तो देखो 100 के सन्निकट निकालना है हमें। 100 के सन्निकट करना है, तो इसके निकट करना है। और एक करना है हमें 10 के सन्निकट। तो हमें प्रत्येक का आकलन जो है वो 2 तरीके से करना है, 100 के और 10 के सन्निकट। देखो ए पार्ट दिया हुआ है आपके पास 439 प्लस 334 प्लस 4,317। अब देखो पहले 100 के सन्निकट करते हैं, 100 के, और फिर करते हैं 10 के सन्निकट। अब 100 के सन्निकट में जो है हमें 3 अंक लेने हैं। अब देखो ये 3 अंक जो है ये 500 से छोटे हैं। 2 अंक यानी कि 39 जो है वो 500 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि यही मान लो कि ये 50 से छोटा है। तो ये 4 हमारा जो का तो आ गया 0 0। अब ये जो है ये भी देखो 5 अगर 334 मानते हैं 100 में, तो ये 500 से छोटा है। 34 मानते हैं तो ये भी 50 से छोटा है। तो ये हमारा 300 आ गया जो का तो। अब इसका आकलन करते हैं। देखो 317 जो है 17 जो है वो भी 50 से छोटा है। तो ये हमारा 4 3, ये भी हमारा जो का तो आ गया, क्योंकि 100 तक जो है हमें 2 अंक देखने केवल। अब 2 अंक यहाँ देखते हैं तो ये भी 50 से कम है। यहाँ देखते हैं ये भी 50 से कम है। यहाँ देखते हैं तो ये भी 50 से कम है। इसलिए इनके स्थान पर क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसको जोड़िए, 0 0, 3 और 3 6, 4 10, 4 और 1 5। तो 5,000 जो टोटल आया वो तो हमारा आया 100 के सन्निकट। अब 10 के सन्निकट निकाल लेते हैं इधर। देखो 10 के सन्निकट में हमें केवल एक अंक देखना है, ये वाला बस। तो ये देखो 9 जो है 5 से बड़ा है। तो ये हो गया आपके पास, इससे पहले वाले अंक में 1 जुड़ गया, 0 440 हो गया। अब ये जो 4 है ये छोटा है, तो ये आपके पास 330 जो का तो हो गया। अब यहाँ जो है 7 जो है वो बड़ा है, तो 1 में 2 जोड़ते हैं तो ये हो गया 43 20। अब इसे आप प्लस कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा 10 के सन्निकट। तो ये हो गया आपके पास 0, 3 और 2 5, 4 9, और 4 3 7 और 3 10, 4 1 5। तो 5,090 जो है ये आपका 10 के सन्निकट आ गया। अब देखिए बी पार्ट दिया हुआ है 1,08,734। इसमें से हमें घटाना है 47,500 47,599। अब देखो इस संख्या को घटाने के लिए सबसे पहले हमें एस्टिमेट करना है 100 के सन्निकट। तो 100 के सन्निकट हम एस्टिमेट करते हैं। यहाँ देखिए हमारे 2 अंक, तो ये हो गया हमारे पास 1,08,7। अब देखो इसमें 2 अंक जो है ये 50 से छोटे हैं, तो ये आपका 0 0 आ गया।
अब घटाते हैं ये संख्या, इसमें भी चेक करते हैं। तो इसमें 99 जो है ये आपका 50 से बड़ा है। जब ये 50 से बड़ा है तो इससे पिछले वाले अंक में हम 1 जोड़ते हैं, यानी कि ये हो गया आपके पास 006 हो जाएगा। यो 47 घटा दो, घटाने के बाद ये संख्या बच गया आपके पास 0 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, 10 में 4 गया 6, 61,100 बच गई। अब इसी का करते हैं 10 के सन्निकट। 10 के सन्निकट में जो है हमें केवल एक अंक देखना है लास्ट का बस। तो ये हो गया आपके पास 1087। अब देखो ये जो 4 जो है ये 5 से छोटा है, तो 3 आपका जो कत रह गया 0 माइनस। अब यहाँ इधर से शुरू करते हैं। देखो 9 है तो 50 से बड़ा, तो उससे पहले में 1 जुड़ जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। अब जब इस 9 में जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये 5 का 6 हो गया। अगली संख्या आपकी सेम आ गई। अब ये जो है ये 10 के सन्निकट आपका आकलन हो गया। अब ये ऊपर अलग क्वेश्चन है, ये आपका अलग क्वेश्चन है। अब देखो घटाओ 0 3 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, 10 में 4 गया 6, 61,130 जो है ये आपका 10 के सन्निकट हो गया। अब देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में दिया हुआ है 8,325 माइनस करना है 491। अब देखो वही पहले सबसे पहले करते हैं हम 100 के सन्निकट। अब 100 के सन्निकट करने के लिए हमारे पास संख्या देखो यहाँ पे जो है ये 25 जो है 50 से छोटा है, तो ये हमारा जो कतु आ गया 8300। अब इसमें से घटाना है हमने इसको। अब देखो ये 91 है, ये 91 जो है ये 50 से बड़ा है, तो इसका हो जाएगा आपका 500। अब इसको आप घटा दीजिए, तो घटाने के बाद ये बच गया आपके पास 0 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 7। तो ये तो हो गया 100 के सन्निकट। अब निकालते हैं 10 के सन्निकट। देखो 10 के सन्निकट में जो है केवल एक अंक देखना है। अब ये 5 जो है आधा है, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 8330 माइनस। अब ये जो 1 है ये छोटा है, तो ये आपका जुकतु आ गया 490। अब इसे घटा दीजिए 0। देखो 13 में से 9 गया, ये बच गया 4, यहाँ बच गया 12 में से 4 गया 8, और ये 7, 7,840 तो आ गया 10 के सन्निकट, और 7,800 आ गया 100 के सन्निकट। अब देखिए इसका डी पार्ट। देखिए अब चलता है इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास संख्या है 4 8 9 348। 4,89,348। इसमें से घटाना है हमने 48,365। 48,365 घटाना है। अब देखिए हमें जो है इसका आकलन करना है। आकलन विधि से घटाना बस। पहले 100 के सन्निकट घटा लो। अब 100 के सन्निकट में हमें 2 अंक लेने हैं बस। तो 2 अंकों में जो कोई हो गया आपके पास 48 9 यानी कि 4 8 9 3। अब देखिए ये जो 48 है ये 50 से छोटा है, तो ये आपका 300 जो का तो आ गया माइनस। अब देखिए यहाँ जो 65 है 65 ये 50 से बड़ा है, तो इसलिए इस 3 का 4 हो जाएगा 0 0 4 8 और 4। अब इसे आप घटा लीजिए। देखो जब इसको घटाओगे तो ये हो गया आपके पास 0 0 13 में से 4 गया 9, और यहाँ बच गया हमारा 8 8 में से 8 जाकर बच गया हमारा 0, ये 8 में से 4 गया
4 और 4, 4,40,900। तो ये संख्या बच गई हमारे पास 100 के सन्निकट। अब देखो 10 के सन्निकट निकालते हैं, तो ये हो गया आपके पास 4, 8, 9, 3। अब देखो ध्यान दो कि ये 8 जो है 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इससे पिछले वाले अंक में 4 में 1 जुड़ जाएगा। ये हो गया 5 0 माइनस। अब यहाँ देखिए ये 5 आधे पे है, जब ये आधे पे है तो ये इसका भी एक अंक इधर जुड़ जाएगा। तो ये क्या 0, 7, 3, 8 और 4, इसको भी घटाइए। देखो ये बच गया आपके पास 0, और यहाँ दाई लेंगे पन्ना में 7 गया 8, ये बच गया 2, 12 में से 3 जाकर 9, 9 और 3 12, ये बच गया 8, 8 में 8 जाकर 0, 8 में 4 गया 4 और ये 4, तो 4,40,980। तो इस तरीके से जो है ये आपके 10 के सन्निकट हो गया और ये 100 के सन्निकट हो गया। तो ऐसे जो है हम इनका आकलन करके प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। देखिए अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का ए पार्ट दिया हुआ है, इसमें हमें जो है गुणा करनी है, गुणा में बताना है। आकलन करके संख्या दे रखी 578 और गुणा में करनी है 161 से। अब देखिए इसमें जो है आप 2 अंकों तक आकलन कीजिए। जब 2 अंकों तक आकलन करेंगे तो ये संख्या हमारी बन गई आपके पास 5। देखो ये 78 जो है ये 50 से बड़ा है, तो ये 600 हो गया सीधा। और गुणा ये 61 जो है, देखो ये भी 50 से बड़ा है, तो ये हो गया आपके पास 200। जब गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 तो 0 लग गया आपके पास, और 6 दूनी 12, तो ये हो गया आपके पास 1,20,000। तो ऐसे जो है इनका एस्टिमेट करना है। अब देखिए इसका बी पार्ट दिया हुआ है आपके पास। बी पार्ट में दिया हुआ है 5,281 और गुणा करते हैं 3,491 से। अब देखो इसमें जो है 2 अंक दिए हुए हैं, दोनों के दोनों संख्या जो है 1000 पर दे रखी। तो एक में जो है आकलन करते हैं 3 अंकों का और दूसरी में आकलन करते हैं 2 अंकों का। अलग अलग आकलन करते हैं दोनों का, तभी हम प्रश्न को सही तरीके से कर पाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। देखो ये जो आपके पास संख्या 281 ये 500 से कम है। जब ये 500 से कम है तो इसकी संख्या हमारे पास बन गई 500, तो इसकी जगह हमारा 0 आ गया। अब गुणा हमें करनी है। देखो यहाँ से जो है 91 जो है, ये जो 2 अंक दिए हुए हैं, ये 2 अंक जो है 50 से बड़े हैं। जब ये 50 से बड़े हैं तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये हो गया 3500। अब इस संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 0 से गुणा करके 0 आ गया, अगली 0 से गुणा करेंगे तो भी ये 0 हो गया। उसके बाद 5 से गुणा करेंगे 0 0 0, पंजे पंजे 25 हो गया। उसके बाद 3 से गुणा करेंगे 0 0 0, 3 पंजे 15 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए 0 0 0 0 0, 5 5 और 2 7, 1, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,75,00,000 हो गया यो। तो ऐसे जो है हम गुणा में इनका आकलन करते हैं। अब चलता है हमारा इसका सी पार्ट। देखो सी पार्ट में दिया हुआ है 1,291 और गुणा करनी है 592 से। अब देखो इसमें गुणा करते हैं, इसका एस्टिमेट हम करते हैं, दोनों संख्याओं का अलग अलग एस्टिमेट होता है। तो ये देखो ये आपका 291, ये संख्या जो 91 है, ये 91 संख्या आपकी जो है 50 से बड़ी है, इसलिए ये हो गया आपके पास
12 में 2 में 3 जुड़ी, 2 में 1 जुड़ गया, 13 0 0 और गुणा। अब इसका आकलन करते हैं। देखो 92 जो है वो संख्या 50 से बड़ी है, तो ये हो गया 6 0 0। तो इससे गुणा करेंगे, 4 तो हमारी 0 आ गई और 13 6 78। देखो जीरो वाली संख्या की गुणा आपके लिए बड़ी आसान है। 13 6 78 और 4 0 लगा दो, तो ये हो गया आपका सी पार्ट। अब करते हैं आपका डी पार्ट। डी पार्ट में दिया हुआ है 9850 और गुणा 29। अब देखो इसका एस्टिमेट हम करते हैं। इसका एस्टिमेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर 3 अंकों का करते हैं। देखो ये 500 से बड़ा है। जब ये 500 से बड़ा है तो ये 9 का जो है आपका 10 हो गया, और यहाँ पे जो है एक अंक का करेंगे 9, 9 जो है 5 से बड़ा है तो 2 का 3 हो गया। अब इनकी आपस में गुणा कर लीजिए, 3 ने 30 हो गया, सॉरी बच्चों ये 30 हो गया। अब गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 तो 0 आ गई, 1 2 3 4 5 और 3 निकल 3। तो इसका एस्टिमेटम जो है, एस्टिमेट जो है वो हमारा कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 3 लाख हो गया। तो ऐसे जो है हम इन संख्याओं का एस्टिमेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे गाइज, ये अभ्यास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप जो है अपने सभी प्रश्नों को अच्छे से निकाल के देखना, सभी प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये हमारा जो है पहला लेसन था जिसका नाम था अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अपनी संख्याओं की जानकारी में जो है हमने आपको तीनों अभ्यास समझाई, 1.1, 1.2 और 1.3। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अगला लेसन समझाते हैं। आप जो है इन्हें अपना कंप्लीट करना, तैयार करना। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। और अधिक जानकारी के लिए दूसरी वीडियो है हमारी, उन वीडियो को ध्यान से देखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।